प्रणाम आप सभी को। मैं जोश और होश हवासों के साथ खड़ा हूं आप सभी के सामने। हमने 150 प्रश्नों का टारगेट रखा था सॉल्यूशन चैप्टर में। बहुत सारे प्रश्नों को अपलोड कर चुके हैं 3 वीडियो में करके। आज ये चौथी वीडियो है। आप आज से स्टार्ट कर दीजिए कंटिन्यू। हम भी अब कंटिन्यू रहने वाले हैं। अब कंटिन्यू रहने का पीछे एक रीजन हो गया है। रीजन ये है कि हमारे पास उस वक्त मतलब इस वीडियो से पहले जितने ही वीडियो बनाते थे एक नॉर्मल फोन था, उसी से हम वीडियो अपलोड करते थे, बनाते थे। लेकिन अब हमारे पास एक बढ़िया सा फोन हो गया है, एक बढ़िया सा माइक हो गया रिकॉर्ड करने वाला। मतलब लगभग थोड़ी बहुत मोड़ी जो सुविधा होती है, जो इक्विपमेंट के तौर पर होते हैं, वो सारे हो गए हैं। अब हम कंटिन्यू रहने वाले हैं। आप भी कंटिन्यू हो जाइए। बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, बहुत सारे थ्योरी को अपलोड करेंगे, मतलब सब कुछ करने वाले हैं। बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो आने वाली है। तो अगर आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो भैया समझ जाइए कि परीक्षा तक आपको ये बहुत ज्यादा सहायता करने वाला है। अगर आप 11th और 12th के विद्यार्थी हैं, 9th और 10th के विद्यार्थी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जल्द ही बहुत सारे शिक्षकों को, मैथमेटिक्स के शिक्षक को, इंग्लिश के शिक्षक को, मतलब सारे शिक्षकों को इसी चैनल पर लाया जाए और उन लोगों के माध्यम से आप सभी लोगों का सब्जेक्ट की तैयारी बढ़िया से करवाया जाए, इस उम्मीद में है। आइए सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लोगों का भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है ना? चलिए भैया चलते हैं वीडियो नंबर 4 की ओर। 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं जाकर देखिए हमारे चैनल पर। ठीक है ना? अब उस तीनों वीडियो में करीब 25 प्रश्न ऐसे थे जो हम हल करवा चुके थे। आज हम भैया 26वां प्रश्न हल करवाएंगे। गौर से आप लोग देखिएगा थोड़ा इसे। 26वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि निम्न में से कौन समीकरण परासरण दाब को व्यक्त करता है। मतलब 4 इक्वेशन हमें प्रोवाइड कराया गया है 26 नंबर प्रश्न में, और हमें यह बताना है कि कौन सा इक्वेशन ऑसोमेटिक प्रेशर के लिए, परासरण दाब के लिए बढ़िया है, मतलब सही है। पहला है P बराबर C इंटू आर इंटू टी, दूसरा है P बराबर सी आर बटा में टी, तीसरा है P बराबर आर टी बटा में सी, और चौथा है भैया P बराबर आर सी बटा में टी। क्या सोचते हैं इस प्रश्न के बारे में? आप लोग याद किए होंगे भैया, अगर परासरण दाब को पढ़े होंगे तो भैया इसके लिए इक्वेशन होता है P बराबर C इंटू आर इंटू टी। ये भैया तापमान होता है, ये जो होता है एक प्रकार का सांद्रता होता है। कौन सी सांद्रता भैया? मोलर सांद्रता। और यह एक भैया हमारा नियतांक होता है। ठीक है ना? तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। टिक करिएगा आप लोग। अगला है कि परासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली निकलने देते हैं। मतलब परासरण की क्रिया में जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगी रहती है, एसपीएम लगी रहती है, उसके सहायता से किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स इस पार से उस पार जाते हैं। ऑप्शन है विलय के अणु, विलायक के अणु, कि जटिल अणु, कि सामान्य अणु। क्या सोचते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में? तो भैया इसका उत्तर होगा केवल विलायक के अणु। अब इस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन करना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे जवाब देना है। देखिए ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, क्या अगर आप इस हाथ को 2-4 दिन पानी में रख दीजिए, इसी प्रकार से, इस प्रकार से पानी में रख दीजिए, और 2-4 दिन बाद इस हाथ को निकालिए, हाथ आपको लगेगा कि फूला हुआ है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये जो हमारा चमड़ा होता है, इस चमड़ा के सहायता से बाहर से पानी के कण इसमें एंट्री कर जाते हैं। धूल कण, मिट्टी ओट्टी के नहीं एंट्री करते हैं, पानी के कण बाहर से अंदर की ओर चल जाते हैं। इसी कारण ये जो हमारा शरीर होता है, ये जो हमारा हाथ होता है, फूल जाता है। मतलब केवल और केवल विलायक के कण ही एसपीएम को, अर्धपारगम्य झिल्ली को, एक साइड से दूसरे साइड पार कर सकता है। विलायक के कण नहीं, और कोई कण नहीं, केवल और केवल विलायक के कण ही। ठीक है ना? तो ये जो हमारा चमड़ा होता है एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली का ही कार्य करता है। कोई दिक्कत परेशानी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्न के 0.10 एम बिलियन में हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। किसमें? K2SO4 में, Al2SO4 के होल थ्राइस में, KCl में, कि भैया हमारा ग्लूकोज में। तो आपको पता होना चाहिए, हम इस प्रकार के
लगभग 26 प्रश्न हम बता चुके हैं इससे पहले, 26 या 27 प्रश्न। अब उस 2627 प्रश्न में कम से कम ये 3-4 प्रश्न ऐसे तो आए ही होंगे। और आपको बताया है ट्रिक के तौर पर, आपको ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में नहीं सोचना है। जिसके पास नंबर्स ऑफ आयन ज्यादा होंगे, जिसके पास आयनों की संख्या ज्यादा होगा, समझ जाइए कि उसका ही ऑटोमेटिक प्रेशर ज्यादा होगा, या कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा या कम होगा। जिसके पास आयनों की संख्या कम होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगा, जिसके पास आयनों की संख्या ज्यादा होगा उसके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होगा। ये ट्रिक के तौर पर आप याद कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप टिक कर सकते हैं सही सही। तो देखिए ना, इन तीनों में, चारों में किसके पास आयनों की संख्या ज्यादा होगी? तो इसके पास आयन की संख्या 3 होगा। कैसे? 2K का और 1 SO4, तो 3 होगा। इसके पास आयनों की संख्या 5 होगा, 2 एल्यूमिनियम और 3 SO4, तो 2 3 5 हुआ। इसके पास 2 होगा, इसके पास 1 होगा। तो किसके पास आयनों की संख्या ज्यादा है? इसके पास। इसी कारण से भैया इसके हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। टिक करिए। अगला प्रश्न है कि समपराशरी विलयन में समान होता है। अब कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे? ऑप्शन ए मोलर सांद्रता, मोललता। अगर ऑप्शन नंबर है सी नंबर नॉर्मलता, नन ऑफ दीज। कितने बच्चे कंफ्यूज अब इस बात के लिए कि उन लोगों ने याद किया है कि समपराशरी विलयन तो वे होते हैं जिनके परासरण दाब समान होते हैं। नहीं भैया, आपने सही याद किया है। आप कंफ्यूज मत होइए, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए और उस व्यंजक को हल करिए जो आपको याद है। ठीक है ना? समपराशरी विलयन वे होते हैं जिनके परासरण दाब आपस में समान होते हैं। अगर आप 2 विलयनों को लेकर परासरण दाब समान करेंगे और उस व्यंजक को हल करेंगे तो अंततः आप ये पाएंगे कि उन दोनों विलयनों का मोलर सांद्रता भी आपस में समान हो गई। ठीक है ना? तो समपराशरी विलयन समान होते हैं, मोलर सांद्रता भी दोनों विलयनों का या समपराशरी विलयनों का मोलरता भी क्या होता है? समान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लीजिए। नंबर प्रश्न को पढ़िए कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1m विलयन का परासरण दाब क्या होगा? आपको क्या कैलकुलेट करना है भैया कि 27 डिग्री सेल्सियस पर वैसे विलयन की परासरण दाब कैलकुलेट करना है जिसकी मोलरता 1 हो। कुछ नहीं करना है, गौर से सुनिए आप लोग, इस फॉर्मूला को यूज करिए। किस फॉर्मूला का? तो भैया P बराबर C इंटू R इंटू T का यूज करिए आप लोग। ठीक है ना? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये परासरण दाब होता है, ये भैया मोलर सांद्रता होता है, और ये जो गैस नियतांक होता है, और ये जो भैया होता है तापमान होता है। पता होना चाहिए आपको। तो C के स्थान पर क्या रखेंगे? सांद्रता। और ये कैसी सांद्रता होती है? मोलर सांद्रता। क्वेश्चन में दे दिया 1 है तो हम लोग लिख दिए C के स्थान पर 1। R का मान कितना होता है? गैस कांस्टेंट 0.0821, तो लिख देंगे क्या यहां पर? 0.0821। टेम्परेचर के स्थान पर, तापमान के स्थान पर 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जो डाटा होता है भैया केल्विन में होता है। केल्विन में होता है तो भैया 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित कर दीजिए। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए भैया हमारा बस 273 ऐड करना होता है। तो ये 27 खुद ही है, 273 ऐड कर दीजिए और कितना हो जाएगा? 300। ठीक है ना? आप मल्टीप्लाई करते रहिएगा, जितना इस व्यंजक को हल करिएगा, इस वाले से गुणा को हल करिएगा, जितना आएगा वही आपका इसमें से मिला लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा आप लोग कर लेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि अगर N घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल N घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज्य क्या है भैया? देखिए आपको कंफ्यूज किया, बोल रहा है घुल्य मीन्स क्या? विलय। घोलक मीन्स क्या भैया? विलायक। बोल रहा है कि जो छोटा वाला n है, स्मॉल n है, विलय के मोलों की संख्या है, और बड़ा वाला n जो है विलायक के मोलों की संख्या है। तो आपको विलय के मोल प्रभाज्य क्या होगा? इन चारों में से
बताना है आपको। कैसे बताएंगे? तो हमको बता चुके हैं कि जिसका मोल प्रभाव निकालना होता है ना, उसको बटा, उसके मोलों की संख्या को बटा के ऊपर, और बिलियन में जो जो लोग हैं उन लोगों के मोलों की संख्या का योगफल बटा के नीचे लिखेंगे। तो किसका निकालना था हमें? एन का, स्मॉल एन का। तो इसके मोलों की संख्या को बटा के ऊपर, देखिए यहां पर बटा के ऊपर दिया यहां पर। और बिलियन में कौन कौन लोग हुए? एक तो विलय है और दूसरा विलायक है। विलय के मोलों की संख्या एन है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। इन दोनों का योगफल बटा के नीचे, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है सही है। 32 नंबर प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संघटन पर उबलता है, मतलब दो द्रवों को मिक्स कर दिया गया है, और भैया हमारे वो दोनों द्रव का मिक्सचर जो है एक नियत संघटन पर उबलता है। ऐसे विलयनों को किस नाम से जानते हैं? हिमांक मिश्रण, एजोट्रोप, ठोस विलयन, नन ऑफ दीज। भैया याद किए होंगे एजियोट्रोपिक मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण आप लोग याद किए होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 1, 2, 1, 4, 3, 7। भैया शुद्ध जल की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल के लिए भैया हमारा पीएच का मान 7 होता है। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के। गलत बात ना, नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के योगफल को बाद में देखेंगे। ऑप्शन सी पढ़िए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को। याद रखिए भैया हमारा जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे ए से सूचित किया जाता है, और ए बराबर पी प्लस एन होता है। ठीक है ना? ए बराबर पी प्लस एन होता है। कोई दिक्कत परेशानी? ये पी जो है भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन है एटम के अंदर, और ये जो एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है एटम के अंदर। ठीक है ना? अब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसके स्थान पर, पी के स्थान पर ई भी रख सकते हैं। ई प्लस एन मतलब ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन में आप चेक करिए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी है। या आप ये चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के योगफल। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के, ये तो होगा ही नहीं, ननदीज की तो बात ही छोड़िए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन होता है। ये तो भैया एकदम रटे होंगे आप लोग। ठीक है ना? तो वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन भैया ये है। ठीक है। अगले पर चलते हैं। CaNO3 के होल ट्वाइस का 1.5 गुणांक क्या होता है? CaNO3 के होल ट्वाइस का आई का मान कैलकुलेट करना है, कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आई का एक फॉर्मूला होता है, संयोजन और वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटा में संयोजन और वियोजन से पहले कणों की। अगर भैया हमारा ये कैल्शियम नाइट्रेट को, मतलब CaNO3 के होल ट्वाइस को किसी पानी में डालते हैं तो क्या होगा? आपने डाला तो एक, लेकिन अंदर जाते ही भैया ये एक प्रकार के आयनिक कंपाउंड है, ये आयनित हो जाएंगे, और जैसे ही आयनित होंगे इसके पास कणों की संख्या बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा भैया इसके पास कणों की संख्या? एक तो कैल्शियम का Ca2+ और 2 भैया NO3 माइनस का, तो कितना हो गया कणों की संख्या? 3। मतलब संयोजन और वियोजन के पश्चात कणों की संख्या 3 है, और संयोजन और वियोजन से पहले कितना आपने डाला था? 1। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 3/1। मतलब 3/1 को 3 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग बेहतर से दिए होंगे। ठीक है ना? अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो नंबर 4 को आप बेहतर से देख लीजिए। वीडियो नंबर 5 में मिलते हैं जस्ट ही। ठीक है ना? धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।